नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों को एक न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब जीरो से लेकर कुछ एडवांस तक मैंने बता चुका हूँ। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है ना, क्या इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। आज मैं बताऊंगा कि माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास क्या है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास हम आप लोगों को पिछले वीडियो में लेक्चर फर्स्ट में बता चुके हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो है तो इसको देखने के लिए ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें नेक आय से नहीं देखे जा सकते, तो नेक आय से नहीं देखे जा सकते तो क्या नेक आय से देखे जा सकते, क्या बंद आंख करके देखे जा सकते हैं? तो बंद आंख करके नहीं देखे जा सकते। इसके लिए हमें एक स्पेशल प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है ना। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, उनका सबका हम अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी भी करते हैं और इसी को कीटाणु विज्ञान भी कहते हैं, इसी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जो है जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं। आज मैं आप लोगों को जो है तो माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास क्या है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पैरामेडिकल स्टाफ बीएमएलटी डीएमएलटी टेक्नीशियन के साथ साथ एमपी टेट पर भी एक साथ में नीट पीएचडी सभी की तैयारी नहीं साथ का। तो मैं ऐसा टॉपिक पढ़ाता हूं ताकि आप लोग चाहे जौन से उसमें रहे सबको हेल्पफुल लगे, है ना हमारा वीडियो। तो आप लोग इसको लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि इससे ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके इसका, है ना। तो हम चलते हैं आगे चलते हैं। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए माइक्रोबायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं कब से, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान का इतिहास क्या है, कब से सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज हुई, कब से जाना जाने लगा सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कब से इसकी उत्पत्ति हुई, कब से इसके बारे में लोगों ने जाना, इसके बारे में हम जो है तो आज आप लोगों को डिटेल्स बताएंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास तो आप लोगों को पता है जब माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, है ना, सूक्ष्मदर्शी की, तब तक हम लोगों को माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। क्योंकि क्यों ज्ञान नहीं था? क्योंकि वे हमें नेक आय से नहीं देखे जा सकते थे, इसलिए नहीं था। उसके पहले हम लोगों को नहीं पता था कि क्या है बैक्टीरिया, क्या है वायरस, क्या है ना, एलगी क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो हम सब इसके बारे में जानकारी हुई और हम लोग इसके बारे में पढ़ने लगे। तो किसी टॉपिक से पढ़ने से पहले या किसी विषय से पढ़ने से पहले उसको हम पता करते हैं कि उसकी फादर कौन है ना, उसके जन्मदाता कौन है। तो वही एंटोनी वैन लीवेनहॉफ 1632 से 1723 ईस्वी में। या एक क्या है इनका, ये इनका जो है तो ठीक है, ये इनका बर्थ ईयर है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या की थी थी और इनका ये डेथ ईयर है। यहाँ के बाद ये डेथ हो गई सब काम करने के बाद, ठीक है ना। तो इनको क्या माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है एंटोनी वैन लीवेनहॉफ को, क्योंकि इन्होंने ही माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमें खोज किए थे, यहाँ से ही उसकी उत्पत्ति मानी जाती है माइक्रोबायोलॉजी। 1632 में जन्मे थे और 1723 तक ये डेथ हो चुकी थी, मर गए थे। हाँ, एक बात और, इनको माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। तो आप लोग अगर नाम हो लिख सकते हैं, फादर माइक्रोस्कोप,
माइक्रोस्कोप, ठीक है। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी मतलब क्या है, ये माइक्रोस्कोप की भी इन्होंने खोज की थी, है ना। इसके पहले कोई माइक्रोस्कोप नहीं थे, है ना। तो इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं, आगे चलते हैं। He was the first scientist to observe bacteria and other microorganisms using homemade single lens microscope construction by him, and the named those small organisms as the little animals। इन्होंने क्या किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कि आपने एक सिंगल सेल माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहली बार देखा था और उनको नाम दिया था लिटिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं नाम दिया था उन्होंने, सबसे पहले क्या नाम दिया था, लिटिल एनिमल्क्यूल्स, लिटिल एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। एक कब की बात है, 1665 की बात है, 1665 से 1683। इन्होंने जब पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजा तो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम है, सूक्ष्म जीव जितने होते हैं उनको ये नाम, उन्होंने नाम क्या दिया था, लिटिल एनिमल्क्यूल्स दिया था। ये बातें सब ध्यान में रखिए आप लोगों को, नहीं ये सब आप लोग बाद में ध्यान दें। Then Leeuwenhoek microscope could magnify object about 50 से 300। यानी इन्होंने जब माइक्रोस्कोप की खोज की तो किसी भी चीज को क्या किए, 50 से 300 एक्स तक, 300 एक्स कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज को 300 से 50 से 300 गुना तक का ये आप लोग उसको देख सकते थे अपने माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो आप चलते हैं आगे। देखिए अब क्या है, कहीं किताब में मिलता है हमें कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहीं भी लुईस पास्चर को लिखा है। तो बेटा हम देखेंगे कि जो आप फादर ऑफ जो नहीं सॉरी पहले तो आप ये देख लीजिए एंटोनी वन लीवन, ये हमारे यहाँ एंटोनी वन लीवन है जी, ये है उनका सिंगल सेल माइक्रोस्कोप, ठीक है। पहले इनको जान लीजिए, ये हमारे एंटोनी वन लीवन हार्ची है और ये है उनका माइक्रोस्कोप सिंगल सेल। इसी से उन्होंने 50 से 300 गुना तक किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देखी, ठीक है। ये देखिए ये उनका माइक्रोस्कोप है, इस तरह से उनका माइक्रोस्कोप दिखाई देता है। अब हम आगे चलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अब चूंकि मॉडर्न पहले शुरू कौन किया था, लुईस पास्चर साहब ने किए थे, लेकिन उनका डिटेल अध्ययन, विस्तृत अध्ययन जो है तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कौन किया, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर साहब। ये हमारे दिख रहे हैं आपको लुईस पास्चर साहब, ठीक है ना, ये देख लीजिए लुईस पास्चर साहब जी, ये इस तरह से हमारे दिखाई देते। तो लुईस पास्चर साहब जी हैं। अब हम आगे चलते हैं, एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर जी जो है तो 1796 ईस्वी में ये आए, इनको जन्म का वर्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं, आपको जितना इम्पोर्टेंट है मैं भी आपको जानकारी बता रहा हूं। तो एडवर्ड जेनर साहब, एडवर्ड जेनर डेवलप द फर्स्ट वैक्सीन द वर्ल्ड इन द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अब वैक्सीन के बारे में आजकल कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अभी कोविड महामारी चल रही थी, है ना, जो कोविड महामारी चल रही थी अभी जस्ट कोविड-19, तो कोरोना की जो वैक्सीन अभी आप लोगों ने लगवाया होगा, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, है ना, सभी ने लगवाया होगा, फर्स्ट डोज लगवाया होगा, सेकंड डोज लगवाया होगा, थर्ड डोज लगवाया होगा। और जैसे पता है आप लोगों की जो है तो कोई कोविशील्ड लगवाया होगा, कोई कोवैक्सीन लगवाया होगा, है। एक सीरम इंस्टीट्यूट की कंपनी थी, उन्होंने वैक्सीन को किया। तो ये जो है तो वैक्सीन के जन्मदाता कौन है, एडवर्ड जेनर साहब है। उन्हीं के प्रिंसिपल पर आज जो है तो उन्हीं के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर आज वैक्सीन हमारी जो है तो बनाई जाती है ना। एडवर्ड जेनर साहब स्मॉल पॉक्स, इन्होंने किसकी वैक्सीन बनाया था, स्मॉल पॉक्स,
है ना। again he used the cowpox virus. अभी cowpox virus variola vaccine, cowpox virus variola vaccine to immunize children against pox from niche then vaccine has been derived. इन्होंने स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स की जो है तो वैक्सीन बनवाया था, ठीक है, काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स। तो मान लीजिए कि एक कोई बिग पर्सन है, ये मान लीजिए कोई पर्सन, एक पर्सन है और एक पर्सन मान लीजिए ये, ठीक है, और एक पर्सन मान लीजिए ए, ठीक है। एक मान लीजिए कोई डेयरी वर्कर है, डेयरी वर्कर है, इसको मान लीजिए काउ पॉक्स से पीड़ित है, ये मान लीजिए स्मॉल पॉक्स से ये जो है तो पीड़ित है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई हेल्दी है, इससे कोई वो नहीं है, ये इम्यूनाइजेशन इसमें वैक्सीन लिया है, ये वैक्सीन लिया है। तो जब हम वैक्सीन लिया है तो हम ये देखते हैं कुछ दिन बाद जो है, तो ये तो चूंकि स्मॉल पॉक्स से पीड़ित है, एक काउ पॉक्स इसको हो गया है, ये डेयरी वर्कर है, ठीक है, ये भी पीड़ित है, लेकिन इसके पास जो है वैक्सीन टीका मिल रहा है, ये इसका इम्यून पावर जो है तो हो गया। कुछ दिन बाद क्या है, इसकी इन्फेक्शन में आकर के ये भी जो हेल्दी व्यक्ति था, उसको कोई टेंशन नहीं था, एक बेचारा क्या इन्फेक्टेड, लेकिन जब यही पर्सन जो है तो इसके पास गया तो ये इन्फेक्टेड नहीं है ना। क्यों इन्फेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास इस काउ पॉक्स था, इसने क्या लिया था, वैक्सीन ले लिया था, इसके पहले एंटी जो है तो पहले एंटीबायोटिक बच। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर बताता हूं। तो डेवलप आप देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल आर इवन यूज्ड फॉर डेवलप वैक्सीन। सेम प्रिंसिपल आज जो वैक्सीन हमारी बनाई जा रही है, चाहे आज देख रहे हैं एचपीवी की भी वैक्सीन बन गई है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे हम बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं, इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी की वैक्सीन, एचपीवी वायरस जो होता है उसके साथ होती है। तो आज जो है तो आज आप लोगों को पता है, आज 13-14 वर्ष की लड़कियों को जो है एचपीवी का टीका वर्तमान समय में लगा, वैक्सीन लगा। तो चाहे जो भी वैक्सीन हो, ये इन्हीं के प्रिंसिपल पर, आज जो इन्हीं के सिद्धांत पर आज जो वैक्सीन हमारी जो है तो बनाने जा रहे हैं। ये बात क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। लुईस पास्चर साहब बारे में बताया आपने, इन्हें मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जनक, ठीक है। ये हमारे लुईस पास्चर साहब जी हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं। मैंने अभी फेस उसमें बताया था, जब चूंकि इसलिए मैं पहले बता दिया था कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो उनको कहा जाता था एंटोनी वन लीवन को, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो इनके बारे में और आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। लुईस पास्चर साहब 1822 से लेकर 1895 तक काम की। ये उनका जो किसी भी साइंटिस्ट का वर्क का समय, ठीक है, ये उनकी डेथ के समय यहाँ से चले गए इस दुनिया से, अब नहीं है 1895 से। तो माइक्रोबायोलॉजी डेवलपमेंट इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन फ्रॉम द एरिया ऑफ लुईस पास्चर 1822 से 1895। साइंटिफिक डिसिप्लिन फॉर उनका जो है तो कब तक का है, 1822 से 1895 ईस्वी तक है। फिर ही वाज द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन फ्रांस। ये फ्रांस के कौन थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे लुईस पास्चर साहब, फ्रांस के थे। कहां के थे, फ्रांस के।
केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर साहब का हमारे माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या योगदान है उनको देखेंगे। ठीक है, इन्होंने प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या कहते हैं विस्तृत। ठीक है, देखते हैं क्या क्या योगदान है। द वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट सेरेब्रल डिसीज सच एज कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबीज। इन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया था अगेंस्ट सेरेब्रल डिसीज जो कोस करते थे सर कोलेरा और एंथ्रेक्स एंड रेबीज वायरस, जो वैक्सीन इन्होंने दी वो किया है ना। अभी एंथ्रेक्स वैक्सीन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रोड से बैक्टीरिया जो होता है, रोड से बैक्टीरिया है ना, उनसे एंथ्रेक्स वैक्सीन बोल रहा है और इसमें वो होता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि एंथ्रेक्स जो वैक्सीन है तो कोलेरा और इनका पर जो टीका इन्होंने बनाया था तो ये देखा था कि जो ये एंथ्रेक्स जो हुआ रोड से जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए कोई ये पर्सन है, ठीक है, आप लोगों ने बैक्टीरिया कल्चर का नाम सुना। बैक्टीरिया कल्चर का मतलब ये होता है कि कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो कैसे करे, उनको खाना पीना दे और उनको प्रजनन क्षमता हो। तो मान लीजिए कोई पर्सन था एंथ्रेक्स, उसको वैक्सीन ले लेता, थोड़ा सा क्या होता है कि मान लीजिए इनका मतलब रेबीज के बारे में बताया था, फिर आगे हम बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, पहले फिर बताएंगे हम आगे आप लोगों को इसके बारे में। तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यही सब बताने में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, he discovered the theory of constants generate of disease and postulated the germ theory of disease। अब ये germ theory क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते हैं हमारे, जो हमारे उसमें क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं हमारे शरीर, है ना। तो जो डिसीज कॉज करते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थ्योरी थी, वो इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही सब लंबा टॉपिक है। अगर यही सब बताए रहेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग फिर ज़्यादा देखते भी नहीं, स्किप कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म सेल थ्योरी इन्होंने जो है तो पोस्टुलेट जर्म सेल थ्योरी डिसीज दिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और क्या था, लिक्विड मीडिया कंसेप्ट यूज न्यूट्रिएंट द ग्रो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही बताया ना, लिक्विड मीडिया कल्चर। अब देखिए जो मीडिया कल्चर होता है ये क्या होता है, मीडिया कल्चर जितने भी होते हैं ये बैक्टीरिया ग्रो करने की टेक्निक। बैक्टीरिया ग्रो करना मतलब उनके प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, मीडिया कल्चर। मीडिया कल्चर भी कई प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड मीडिया कल्चर है ना, सॉलिड मीडिया कल्चर, लिक्विड मीडिया कल्चर, कई प्रकार के मीडिया कल्चर होते हैं, है ना। तो लिक्विड मीडिया कंसेप्ट यूज द न्यूट्रिएंट ग्रोथ द ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, he was the founder of the Pasteur Institute of Paris। पास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में ये जो है तो वहाँ क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है ना, कहाँ पेरिस में। He had the proposed the principal fermentation pasteurization of food। इन्होंने जो है तो प्रिंसिपल दिया था फर्मेंटेशन। एक फर्मेंटेशन क्या होता है, आप लोगों ने किण्वन पढ़ा होगा ना, किण्वन जिसे खमीर निकालते हैं, है किण्वन की प्रक्रिया।
किण्वन के द्वारा हम जैसे मान लीजिए कि शराब वराब बनाते हैं, है ना, ईस्ट वो ब्रेड जो है तो ये सब किण्वन की प्रक्रिया द्वारा ही उसका जो आटा होता है वो क्या करते हैं शराब की जैसे बनाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है तो अपना काम तमाम कर देते हैं, फिर उससे से हम बनाते हैं। जलेबी का भी जो है तो किण्वन करने के लिए मतलब रखते हैं, एक आध दो चार जो भी करते हैं। और महुआ का भी जो शराब बनाते हैं तो ऐसे दो चार मतलब 7-8 दिन के लिए और क्या करते हैं, पहले उसको खमीरी वो करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना वो कर देते हैं तब फिर उससे जो है तो मदिरा वो बनाई जाती है। इसी प्रकार से ऐसे मान लीजिए जिसे कोई मदिरा हो सब ऐसे, चाहे महुआ की हो, चाहे अंगूर की ग्रेप्स की हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जवा हुआ जितनी भी जो कंसेप्ट यही काम करता है ना कहानी मतलब। इस जलेबी भी बनती है तो उसका जो मैदा होता है इसी से बनता है ना। उसको क्या कर सड़ा देते हैं फिर तो वो ऐसे करके ऐसे जलेबी ऐसे जो लाल बन जो खाते हैं वो बनती है ना। पोस्चराइजेशन अब पोस्चराइजेशन आप उसको पोस्चराइज फूड क्या करते हैं, आप फूड को स्टोर करना है ताकि हमें जो है तो खराब हो हमारा, है ना, जो है फूड जो है तुम्हारा खराब ना, तभी ना कुछ दिन तक चलेगा, यदि खराब हो जाएगा तो कहाँ चल पाएगा, है ना। तो जो है हमारा फूड जो है तो खराब ना हो इसके लिए जो है तो वो करते हैं। फिर थर्ड नंबर है he introduced the sterilization technique and development sterilization टेक्निक की जो है तो खोज इन्होंने की है। स्टेरिलाइजेशन जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पैरामेडिकल टॉपिक में पढ़ाता हूँ, चाहे जैसे डीएमटी वाले लोग भी जानते हैं, उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, जिन्हें स्टेरिलाइज करके यूज किया जाता है। अगर स्टेरिलाइज नहीं करेंगे तो जो मतलब स्टेरिलाइजेशन मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कि इसे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जो है तो हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसा मतलब वो कर देना कि किल हो जाए मतलब मर जाए, है ना, बिना स्टेरिलाइजेशन के द्वारा दूसरे पेशेंट को नहीं ना यूज करना, है ना। तो ये स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक जो है तो इन्होंने ही दिया है, ठीक है। हार्ट द ओवर इन द ऑटोक्लेव, है ना। अब अगला चलते हैं, he described the method of pasteurization and milk pasteurization। आप एक pasteurization क्या होता है, pasteurization मतलब ये होता है कि मिल्क को थोड़ा सा सूख जाता है। देखिए यहाँ पे ना पोस्चराइजेशन, आपने पोस्चराइजेशन का मतलब यह है कि जैसे हम दूध निकालते हैं गैया से किसी से भी एनिमल से, मिल्क जो हम निकालते हैं, मिल्क निकालने के बाद क्या करते हैं हम थोड़ा सा इसको टेम्परेचर में बॉईल करते हैं, है ना, बॉईल मतलब गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद जो है जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दूध में जब वो मर जाते हैं, इसके बाद जो है हम गर्म करने के बाद फिर ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद फिर हम यूज करते हैं, है ना। तो कहने मतलब पोस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इसके बारे में ही कौन यही सब पहले ही बताया था। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे हैं वैज्ञानिक साहब जोसेफ लिस्टर 1870 की बात, ठीक है। आप इनके बारे में देख लेते हैं, जोसेफ लिस्टर के बारे में देखिए। जोसेफ लिस्टर 1807 से कंसीडर टू बी द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। अभी जोसेफ लिस्टर साहब जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया है। एंटीसेप्टिक सर्जरी क्या होता है, जब हम इसके बारे में थोड़ा ओडी टेक्नीशियन वाले अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। जो कोई टेक्नीशियन वालों को क्या करना है, टेक्नीशियन हमेशा डॉक्टर के साथ सर्जरी रूम में तो रहना है, सर्जरी के बारे में तो जानकारी लेना है ना। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। तो क्या होता है कि ये इन्होंने क्या किया था, फादर ने किसके, जोसेफ लिस्टर साहब फादर ऑफ के हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी। जो हम सर्जरी जब होता है तो उसकी जो उस समय जो है तो हमारे क्या इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है ना। सर्जरी के समय में क्या होता है, हमारी समझ सर्जरी में ये तो हम बैक्टीरिया ग्रो न कर पाए, है ना। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज इन्होंने ही की थी, है ना। तो उसमें देखते हैं ना आप लोग कोई मतलब उसमें
इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि हमारे उसमें स्किन में कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इन्होंने ही इसकी क्या है खोज की थी। अब आगे चलते हैं। He had observed the post postoperative infection were greatly reduced by using defenses such dilute carbonic acid। अब ये इन्होंने क्या किया था, डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड की खोज की। अब ये डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी में काम होता है। डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड से हम जर्म को रिमूव करते हैं, किल को मार देते हैं, है ना, किल कर देते हैं। जैसे मानिए उसमें इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको भी स्टेरिलाइज करना होता है, नष्ट करना होता है ना। पहले तो पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम वो करेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, है ना, किल कर देंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें ग्रो कर रहे होंगे, बैक्टीरिया वायरस का, ताकि मतलब हर पेशेंट का जो है तो पहले सर्जरी से पहले उसको सब पहले क्या होगी, टेक्नीशियन क्या करना पड़ता है, सब तैयारी पहले से ही करना पड़ती है ना। मशीनें हमारी जो है तो सर्जरी की काम कर रही है या नहीं कर रही है ना। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज किए करना है वो जो है तो अच्छे से ट्राइज है कि नहीं है। तो हम बता रहे हैं डाइल्यूट कार्बन किसका लेंगे, डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड। ये जो है तो एंटीसेप्टिक तरह काम करता है, मतलब वो जो है तो सैनिटाइज कर लेते हैं, हाथ भी आप जो है तो वो कर सकते हैं उससे, है ना, मतलब वो तो नहीं करते, डाल करेंगे से जल जाएगा, लेकिन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम वो कर सकते हैं, उससे है सैनिटाइज कर सकते हैं, धो सकते हैं, मतलब शुद्ध उसमें मतलब डाल करके जब रहित कर सकते हैं, ताकि मतलब क्या है कि है ना, समझ गए आप। अब देखिए पोस्ट ऑपरेटिव वही ऑपरेशन थिएटर है ना, ऑपरेशन रूम होता है ना, पोस्ट ऑपरेटिव जब ऑपरेशन करना होता है ना, यहाँ दिया है सर्जरी डायल्यूट कार्बोनिक एसिड इन्होंने किया था। अब फिर ड्यूरिंग सर्जरी टू सेंट्रलाइजेशन द इंस्ट्रूमेंट एंड क्लीन वुंड्स। अब यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग सर्जरी है, सर्जरी के बाद जो है तो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं। सेंट्रलाइज इंस्ट्रूमेंट जो हम सर्जरी में उपयोग कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट और क्लीन करने उसको वांड को भी क्लीन करने के लिए वो हम करते हैं, ठीक है। इन सबको क्लीन करने के लिए डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने एक किनका योगदान है, जोसेफ लिस्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किनको जानकारी मिली, ओटी टेक्नीशियन वालों को जानकारी मिली, और साथ उनको भी मिली जानकारी जो बेचारे डीएमएलटी पे लिखी वाले थे, उनको भी कुछ बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, लेकिन उनके टेक्नीशियन वाले की सर्जरी से संबंधित पूरा ख्याल रखना पड़ता है, चाहे ब्रेन की सर्जरी हो, चाहे जितने भी हमारे आर्गन होते हैं सबकी सर्जरी हो, है ना। तो सर्जरी के समय जितने भी इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए, जर्म रहित करने के लिए हम डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और एक ही दिन जोसेफ लिस्टर साहब की 1867 में ही उन्होंने वो कर दिया था। अरे हमारे जोसेफ लिस्टर साहब इस तरह से हमारे जोसेफ लिस्टर साहब दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी मैंने दो इमेज लगा के रखा हूँ ताकि आप लोग उनके चेहरे से आप लोग उनको पहचानते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्जरी के समय चाहे आप सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद दो बार क्या है कि हमारा जो है तो इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना होता है या डिसेंट्रलाइजेशन करना होता है, ताकि किसी दूसरे को जो उसका वो पेशेंट है उनका इन्फेक्शन उनके ना फैले, उनका इन्फेक्शन क्यों ना। अब हम आगे चलते हैं। रॉबर्ट कोच, ये क्या है, इनका बर्थ ईयर है, ठीक है, इनकी डेथ ईयर रॉबर्ट कोच साहब की। ये हमें रॉबर्ट कोच साहब इस तरह से हमें रॉबर्ट कोच साहब जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब रॉबर्ट कोच को देखते हैं। रॉबर्ट प्रोवाइडेड द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड इन्होंने किया, ठीक है। और ही वाज जनरल प्रैक्टिशनर 1843 से 1910। ये जनरल प्रैक्टिशनर थे 1843 से 1910 ईस्वी तक इन्होंने काम किया। उनका बर्थ का ईयर है, ये उनका डेथ का ईयर है। ये क्या थे, जनरल प्रैक्टिशनर से इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब क्या है उनका योगदान माइक्रोबायोलॉजी में।
अब क्या है कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। अब कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इनका योगदान क्या है इसके बारे में। He discovered by bacteria such the anthrax bacilli, tubulus bacilli. He introduced solid media of the culture media bacteria. मतलब ये जो कल्चर मीडिया बैक्टीरिया जब कल्चर हम करते हैं मीडिया कल्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इतना आप जान लीजिए मीडिया कल्चर में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, उनको पालते हैं, शुद्ध सामान्य है ना। अब उनको जो है तो पालते हैं और उसको ग्रो करने के बाद उनको ग्रो करेंगे तो खाना पीने की आवश्यकता होगी, है ना। तो ये सब जो है तो मीडिया कल्चर कहते हैं, सोइल मीडिया कल्चर, लिक्विड मीडिया कल्चर, ये सब मीडिया कल्चर के अंदर विभिन्न प्रकार से जो है तो ग्रो करते हैं। ठीक है, मीडिया कल्चर बैक्टीरिया बैसिलाई ट्यूबर बैसिलाई, है ना। कल्चर बैक्टीरिया के नाम क्या था। फिर ही आल्सो द इंट्रोड्यूस मेथड इन आइसोलेशन बैक्टीरिया प्योर कल्चर। अब प्योर कल्चर क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हम मीडिया कल्चर है, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। तो मीडिया कल्चर क्या है कि प्योर मीडिया कल्चर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति को क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, सपोज ये मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए सपोज कोई पर्सन है, मैं वैसे समझाने को बता, एक कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, इसको मान लीजिए कि बैसिलाई बैक्टीरिया ट्यूबर बैसिलाई हो गया है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं। मान लीजिए इन दो बैक्टीरिया से क्या है कि इन्फेक्टेड है ना, इनको दो बैक्टीरिया से क्या है इन्फेक्शन है, तो हमको पता ही नहीं चल रहा है इनको पास मान लो दो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो ये बैसिलाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमको पता है। तो हम मान लीजिए मीडिया कल्चर प्योर मीडिया कल्चर जब करते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो बैक्टीरिया है, तो अगर मान लीजिए हम उसको जब कल्चर में डालेंगे तो हमको पता ही नहीं है कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या किसी, तो हम क्या करेंगे कि कोई हमको पता ही नहीं है कि कौन सी बैक्टीरिया है, तो एक बार हम उसका कल्चर डालेंगे, ठीक है ना। तो इन्फेक्टेड जब ये मतलब वो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए व्यक्ति इसका है, उसको मीडिया कल्चर में क्या करते हैं बैक्टीरिया को पृथक प्योर मीडिया कल्चर में हम उसी बैक्टीरिया को पृथक कर पाते हैं, प्योर मीडिया कल्चर में ग्रो कर पाते हैं ताकि उसमें केवल एक ही बैक्टीरिया है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, हमने मीडिया कल्चर मान लीजिए दो उससे इन्फेक्टेड था, तो हमको पता ही नहीं था कौन सा बैक्टीरिया है, तो हमने एक बार जो है तो बैसिलाई ट्यूबरकुलोसिस का एक बार इसका मतलब एंथ्रेक्स का यूज किया, ठीक है ना। तो हम जब देखे कि इसमें दोनों है तो हमको पता ही नहीं चला था किससे, एक बार हमने इसको ही ट्राई किया इसमें और एक बार इसको ट्राई किया इसमें, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई किया, एक बार इसको ट्राई किया। जब हम इसको ट्राई करते हैं तो एक बार तो मान लीजिए इसका जो एजेंट होता है एंटीबायोटिक होता है, एक इसका यूज किए एक बार इसका यूज किए, तो जब क्योंकि जिसका एंटीबायोटिक्स होगा तो क्या होगा इसके काम पर जाएगा, जिसका एंटीबायोटिक्स नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए कि हमने एक बार इसका यूज किया मीडिया कल्चर को ग्रो करके, एक बार इसको इंजेक्ट किया, फिर इसका मीडिया कल्चर उपयोग किया, एक बार इसका मान लीजिए इसका उपयोग किया, तो जौन सा मीडिया कल्चर जौन सा रहेगा जब उस वाले को पड़ेगा तो वाला इसके लिए भी बच जाएगा, ठीक है ना, इन्फेक्टेड इसका खत्म हो जाएगा। तो समझ में आ गया बात कि नहीं समझ में गया? अगर ना समझ में आया हो तो बता दीजिएगा, और समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। प्योर मीडिया कल्चर में केवल उसी बैक्टीरिया को मतलब वो करते हैं ताकि कोई सब नष्ट हो जाए। जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन जैसा ना, जब डीएनए की प्रक्रिया जब हम जेनेटिक्स जब पढ़े थे है ना,
अगर नहीं देखे हो वीडियो तो आप लोग बायोलॉजी की तरह जॉब पर सर्च करके जेनेटिक्स वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, है ना। ये किस में वीडियो डाल सकता, ठीक है। जैसे उसमें भी डीएनए में भी होता है ना, डीएनए आइसोलेट, और उसमें सब प्रक्रिया होती है तब हम उसको आइसोलेट करते हैं, है ना। तो वही इसमें बताया है, उनको हम पृथक कर कैसे करते हैं, पृथक करके जब हम उसमें जो है तो जैसे उसने एंजाइम का प्रयोग किया था ना, ये किया था ना लाइपेज और ये सब, तो इसमें भी इसी प्रकार से वो उपयोग किया। जो जो सा बैक्टीरिया है वो कल्चर में ग्रो करेंगे, जिसका मतलब वो एंटीबायोटिक डालेंगे तो फिर वो क्या है, बच जाएगा उनका इन्फेक्शन से, बच जाएगा, ऐसा समझिए आप। ये प्योर बैक्टीरिया कल्चर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ही डिस्क्राइब हैविंग ड्रॉप मेथड। आगे ड्रॉप मेथड क्या है, मोटिलिटी, किसी भी उसकी मोटिलिटी चेक करनी है, ठीक है ना, ठीक है। कितना मोटिलिटी है इन्होंने ही क्या किया, डिस्क्राइब किया था मेथड मोटिलिटी को, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इंट्रोड्यूस स्टेरिंग टेक्निक ऑफ फॉलो। अभी कैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, उसमें हम जब रखते हैं तो हम ऐसे कलर कर देते हैं किसी को, चाहे बैक्टीरिया ही कलर हो जाए, चाहे हम जिसमें उसमें रखे हैं कल्चर में कोई कलर, है ना, जिससे हम पहचान में आ जाए कोई कलर करते हैं। इन्होंने क्या है टेक्निक की से स्टेरिंग टेक्निक की, इन्होंने इस टेक्निक द्वारा उसको हम कलर कर देते हैं ताकि हमें विजुअलाइजेशन हो जाए। चाहे या कि जैसे मान लीजिए अगर इसमें हमारे बैक्टीरिया इसमें मीडिया कल्चर कर रहे हैं, इसमें बैक्टीरिया डाले हैं, तो अगर हम कलर डालें चाहे बैक्टीरिया में ही कलर हो जाए, चाहे जो उसमें जो है मीडिया में ही हो जाए, ताकि हमको बैक्टीरिया जो है अच्छे से विजुअलाइजेशन हो जाए, है ना। तो इस टेक्निक के तहत हम जो है उसको प्रयोग करते हैं। अब क्या है कोच परफॉर्मेंस मेथड। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, घटना, उनके साथ घटना कुछ भी ऐसे यूज कर देते हैं। रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व द ग्रेन पिक्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद ट्यूबर बैसिलाई डेवलप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन व्हेन द इंजेक्ट विद ट्यूबर बैसिलाई protein. Since this observation carried coach performance phenomenon। अबे phenomenon क्या है कि देखिए उन्हीं को फिर लगा, देखिए अबे हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ये होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कि देखिए हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है कि मान लीजिए कि जब कोई बाहरी पार्टिकल, मतलब हमारी एंटीबायोटिक्स जो है ना, रोग क्षमता जो है कोई बाहरी पार्टिकल क्या है हम पर इंजेक्ट करता है, तो हमारी जो एंटीबायोटिक्स है तो उससे क्या करती है, रोग जो डब्ल्यूबीसी है तो उसको किल करने का प्रयास करती है। तो कभी कभी हो जाता है क्या, जिसे हम एलर्जी कहते हैं, है ना। अधिक खतरनाक एलर्जी जब हो जाती है हम लोग को, जैसे दमा हो जाती है, छींक आना, ये सब बहुत सारा, और उससे हम टिश्यू डैमेज करते हैं, है ना। हमारे टिश्यू मान कोई डैमेज हो गया, उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अब ये भी टॉपिक अच्छा है, इसमें भी अगर आज से बताने लगेंगे कितने प्रकार के होता है, हाइपर सेंसिटिविटी कैसे होता है, तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप इतना जान लीजिए कि प्रकार से एलर्जी की कंडीशन है जब कोई हमारे बाहरी पार्टिकल हम पर आक्रमण करता है, हमारी एंटीबायोटिक्स जो रोग क्षमता जो डब्ल्यूबीसी है उन पर आक्रमण कर देती है, कि कोई बॉडी इंजर्ड करता है हमारे शरीर में, तो जब ज्यादा मतलब हमारे एलर्जिक कंडीशन हो गए और हमारी टिश्यू जो है तो डैमेज हो जाए, है ना, उस कंडीशन में जो है तो हाइपर सेंसिटिविटी कहता है। इस पर जो डॉक्टर जी जो कुछ भी है तो वो करते हैं, ठीक है। अब कोच का पोस्टुलेशन क्या है, तो तुम स्वयं सिद्ध कर लेना या मान लेना, ठीक है। अब रॉबर्ट कोच हैड postulated that microorganism can be accepted the causative agent of an infection disease only in for Certania are fulfilled the
क्रिटेरिया इन फ्रॉड। इन्होंने 4 जो है तो क्या दिया था, स्टेप दिया था, और 4 स्टेप कौन सी है उसके बारे में, ठीक है। ये हमारे 4 उन्होंने उसके करने के लिए तो दिए थे, क्या दिए थे, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी constantly associated the lesion disease। उन्होंने एसोसिएट विथ लीशन डिसीज के बारे में जो है तो कंसिस्टेंटली जो है तो क्या डैमेज हो गया है ना, सर जो मतलब घाव हो गया है उसके बारे में जो है तो डिसीज कौन सी हुआ है उसके बारे में जो है बताया। अब देखिए एलर्जिकल कंडीशन में अस्थमा हो जाते हैं जो हम सांस होते हैं और जो टिश्यू भी कोई डैमेज होता है तो उसके बारे में जो है बताया इसने, ठीक है, एसोसिएट कर दिया। सेकंड है इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिक प्योर कल्चर फॉर द रिलेशन ऑफ द डिसीज। अब प्योर कल्चर के बारे में हमने बताया ही है कि उसमें एक ही बैक्टीरिया का मतलब प्योर मतलब ऐसे कल्चर क्या है, बहुत सारे जो है तो मीडिया कल्चर होते हैं उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, उसमें केवल जिसमें प्योर मतलब एक ही बैक्टीरिया को ग्रो करे उसमें दूसरा बैक्टीरिया ग्रो ना हो और उसको हम पहचान करके मतलब क्या है आइसोलेट करके शुद्ध वो करते हैं डिसीज कल्चर फ्रॉम द डिसीज, जिससे हम पता कर पाए कि कौन सा बैक्टीरिया जो है तो है डिसीज पैदा कर रहा है, ठीक है। फिर है द सेम डिसीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंक्लूड इनटू अ सुटेबल लैबोरेटरी मीडियम। एंड जब मीडिया कल्चर का उन्होंने प्रयोग किया तो ये क्या था, सुटेबल माना गया है माइक्रोऑर्गेनिज्म और मीडिया कल्चर से। हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति था, अभी बताया हम जस्ट ये मान लीजिए कोई पर्सन है, इनमें 2 बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और ये मान लीजिए कोई इन्फेक्शन इसमें 2 बैक्टीरिया है तो इन्होंने जैसे मान लीजिए इसका जब एंटीबायोटिक्स देंगे तो एक ही प्रकार के एक एंटीबायोटिक्स जो जिसका मान लीजिए वो बैक्टीरिया है उसका जो है हम मान लीजिए वो दे रहे हैं कुछ भी ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। तो जब हम देंगे इसमें 2 बैक्टीरिया पता ही नहीं चलेगा कौन से बैक्टीरिया मतलब क्या है क्यों है। तो जब हम प्योर मीडिया कल्चर कर लेंगे तो हम एक ही बैक्टीरिया को जब वो देंगे जैसे मान लीजिए इसमें 2 बैक्टीरिया है तो एक व्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं होगा, ठीक है ना, जब 2 बैक्टीरिया है इसमें मान लीजिए केवल एक ही बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसमें 2 बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इसमें 1 बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो हम मीडिया कल्चर में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जब ये वाले एंटीबायोटिक्स देंगे, ये मान लीजिए इसमें ए और बी दोनों का इन्फेक्शन है, ठीक है, 2 बैक्टीरिया का 2 बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उससे जो है तो इनको डिसीज हो रही है, इनमें केवल एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो जब हम ए और बी दोनों का इन्फेक्शन इसमें मान लीजिए कि हम ए वाले का एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ए वाले का एंटीबायोटिक्स जैसे मान लीजिए हम इसको देंगे तो ये ठीक हो जाएगा और ए भी ठीक होगा, ठीक है ना। तो जब ए नहीं ठीक हो तो इसमें जो ए और बी वाले को दोनों को जब हम देंगे तब ए ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, प्योर मीडिया कल्चर में हम पता लगाते हैं कि कौन से आखिर में इसका रिजल्ट क्या है, कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है जिससे हमारा जो है तो हमारी डिसीज हुई है, ठीक है ना। तो हम प्योर मीडिया कल्चर में एक ही मीडिया को है क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अगला लास्ट वाली स्लाइड है प्योर एंड इहरिच। ये हमारे पोल एंड इहरिच साहब है। पोल एंड एब्रिल 1857 से 1915 ईस्वी तक बाय द जर्मन साइंटिस्ट। ये जो है तो जर्मन साइंटिस्ट है। 1857 क्या है, ये इनका बर्थ ईयर है। यहाँ पर इन्होंने बर्थ लिया था, जन्म लिया था और यहाँ पे मर गए 1857 से 1800। एंड द आल्सो नो एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। अब इन्हें कीमोथेरेपी का पिता कहा जाता है। अभी कीमोथेरेपी क्या होता है, जो कैंसर होता है ना, कैंसर जो हो जाता है
तो उसका जो है तो अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज पता चल जाता है तो हम लोग सर्जरी से उसको निकाल देते हैं। डॉक्टर जो होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट वो सर्जरी से निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए थर्ड स्टेज से ऊपर हो गया है तो उस समय जो है तो सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। तो उसका इलाज कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों से चलेगा। जो कैंसर सेल होती है अनियंत्रित कोशिका का जो विभाजन होता है तो उसमें अनियंत्रित कोशिका कोई कंट्रोल नहीं, तो उस समय जो है तो उनको कंट्रोल करने के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग करते थे। कीमोथेरेपी कौन दिए थे? पॉल एंड थियरिस दिए थे, ठीक है ना। ही कंट्रीब्यूशन आर द फॉलोअर्स, ठीक है ना। ही कंट्रीब्यूशन आर द फॉलोअर्स। He was the first reporter the acid nature tuberculosis, first acid nature tuberculosis का विरोध किया था। He developed the technique to stain tissue, stain जो हमारे stem cell होती है and blood cells है ना, इन्होंने blood cells, ठीक है। He proposed the shift chain theory, है ना, शिफ्ट चेन थ्योरी भी इन्होंने दिया था। एंटीबॉडी का जो होता है प्रोडक्शन इन्होंने किया था। तो हमारी वीडियो समाप्त हुई, तो धन्यवाद, बने रहिए।